नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है तीन पड़ोसी देशों की, जिन्होंने अपनी विकास यात्रा, अपनी डेवलपमेंट जर्नी लगभग एक साथ शुरू की। पर आज वो बिल्कुल अलग-अलग मुकाम पर खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे तीन पड़ोसी जिन्होंने एक साथ शुरुआत की, आज दुनिया में इतने अलग-अलग खड़े हैं? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है तीन देश, एक शुरुआत। जरा सोचिए, 20वीं सदी का वो दौर जब भारत, पाकिस्तान और चीन, ये तीनों पड़ोसी देश मानो एक ही चौराहे पर खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि इनका भविष्य एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उनके शब्द थे कि चीन और भारत में ये नए और क्रांतिकारी बदलाव एशिया की नई भावना का प्रतीक है। मतलब उस समय एक साझा उम्मीद थी, एक नया जोश था पूरे एशिया में। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन तीनों देशों ने विकास के लिए एक जैसा ही रास्ता चुना, मतलब एक स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल। और देखिए, लगभग एक ही समय पर 1951 में भारत, 1953 में चीन और 1956 में पाकिस्तान, सबने अपनी अपनी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। एक तरह का साझा ब्लूप्रिंट था ये। और कई दशकों तक, मतलब 1980 के दशक तक ऐसा ही चलता रहा। तीनों देशों की ग्रोथ रेट, उनकी प्रति व्यक्ति आय, सब कुछ लगभग एक जैसा था। उनके आर्थिक रास्ते एक दूसरे के समानांतर चल रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। यहीं से उनका रास्ता अलग होना शुरू हुआ। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विकास के अलग-अलग रास्ते। देखते हैं कि वो कौन से अहम रणनीतिक बदलाव थे जिन्होंने इन देशों को बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर डाल दिया। चीन की कहानी काफी उथल-पुथल भरी रही। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। फिर 1958 में आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। उसके बाद 1966 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। और फिर 1978 में जाकर बड़े आर्थिक सुधार शुरू हुए। मतलब बाजार की तरफ मुड़ने से पहले चीन ने बहुत कट्टर राज्य नियंत्रित अभियानों का दौर देखा। अब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड या GLF था क्या? देखिए, ये 1958 का एक बहुत बड़ा अभियान था। मकसद था चीन का तेजी से औद्योगिकरण करना। इसके लिए लोगों को अपने घरों के पीछे छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। खेती के लिए कम्यून बनाए गए, जहां जमीन पर सामूहिक खेती होती थी। ये एक बहुत बड़ा टॉप डाउन प्रयास था, लेकिन इसमें बहुत गंभीर दिक्कतें आई, जिसमें एक भयानक सूखा भी शामिल था। और यहीं पर चीन की कहानी का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। 1978 से पहले क्या था? पूरा कंट्रोल सरकार का, सामूहिकता, आत्मनिर्भरता पर जोर। और 1978 के सुधारों के बाद बाजार को धीरे धीरे खोला गया। खेती में लोगों को व्यक्तिगत प्रोत्साहन मिला, प्राइवेट कंपनियों को इजाजत दी गई और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। ये एक जबरदस्त बदलाव था जिसने चीन की ग्रोथ को पंख लगा दिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की रणनीति एक पेंडुलम की तरह थी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ झूलती रही। देखिए, 50 और 60 के दशक में उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया। मतलब बाहर से मंगाने के बजाय देश में ही सामान बनाओ। साथ ही हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। फिर 70 के दशक में बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और फिर 80 के दशक में पासा पूरी तरह पलट गया। राष्ट्रीयकरण की नीति को उल्टा कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाने लगा। तो ठीक है, ये तो हुई रणनीतियां। आप देखते हैं कि इनका नतीजा क्या निकला। स्कोर कार्ड क्या कहता है? और सच कहूं तो आंकड़े एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, $35 ट्रिलियन, ये चीन की GDP है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और ये उसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। अब जरा तुलना कीजिए, भारत की GDP है $15 ट्रिलियन और पाकिस्तान की $1.5 ट्रिलियन। मतलब जो आर्थिक फासला बना है वो कितना बड़ा है, ये साफ दिखता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सालाना GDP ग्रोथ को दिखाता है। 1980 से 90 के बीच चीन की ग्रोथ देखिए, 10.3%, मतलब डबल डिजिट में। एक तरह की विस्फोटक ग्रोथ थी ये। हाल के सालों में ये रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। वहीं भारत की ग्रोथ 5.7 से बढ़कर 7% के आसपास रही है।
अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का कितना योगदान है। चीन की बात करें तो यहाँ एक क्लासिक डेवलपमेंट मॉडल दिखता है। खेती का हिस्सा सिर्फ 8% रह गया है, जबकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का दबदबा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की कहानी, जैसा मैंने कहा, थोड़ी अलग है। यहाँ देखिए, खेती का योगदान अभी भी ज्यादा है, भारत में 19% और पाकिस्तान में 24%। और यहाँ अर्थव्यवस्था ने इंडस्ट्री वाले फेज को एक तरह से लीप फ्रॉग कर दिया, मतलब सीधे खेती से सर्विस सेक्टर की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई। और ये जो फर्क है, ये सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। जब हम मानव विकास के संकेतकों यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। HDI रैंक में चीन 75वें नंबर पर है, जबकि भारत 134 और पाकिस्तान 164 पर। औसत उम्र, प्रति व्यक्ति आय, इन सब मामलों में चीन काफी आगे निकल गया है। एक आंकड़ा जो इस अंतर को बहुत गहराई से दिखाता है वो है शिशु मृत्यु दर, यानी प्रति आए वे 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या। चीन में ये आंकड़ा है सिर्फ 5.1 और पाकिस्तान में 52.5। ये एक अकेली तुलना ही बता देती है कि इन अलग-अलग विकास के रास्तों का लोगों की जिंदगी पर कितना जमीनी और गहरा असर पड़ा है। तो हमने देखा कि क्या हुआ। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए अब इन नतीजों के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन की सफलता सिर्फ 1978 के सुधारों की वजह से नहीं थी। इसकी नींव, इसकी बुनियाद तो दशकों पहले ही रखी जा चुकी थी। कैसे? ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करके, कम्यून सिस्टम के जरिए खाने का बेहतर बंटवारा करके और शिक्षा का एक बुनियादी ढांचा तैयार करके। ये सब सुधारों से पहले हो चुका था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक रफ्तार धीमी क्यों पड़ गई? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो विदेशों में काम करने वाले लोगों द्वारा भेजे गए पैसों पर बहुत ज्यादा निर्भरता। दूसरा, खेती की ग्रोथ का अस्थिर होना, जो कभी अच्छी फसल पर तो कभी खराब फसल पर टिकी थी। इसके अलावा विदेशी कर्जों पर बढ़ती निर्भरता और लंबे समय तक चली राजनीतिक अस्थिरता ने भी विकास में रुकावट डाली। लेकिन यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या HDI यानी मानव विकास सूचकांक ही पूरी कहानी बता देता है? क्या विकास को मापने का यही एकमात्र पैमाना है? और यहीं पर बात आती है लिबर्टी इंडिकेटर्स की। ये क्या हैं? ये ऐसे मापदंड हैं जो ये देखते हैं कि किसी देश में लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी कितनी है, नागरिकों के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा कैसी है, न्यायपालिका और कानून का शासन कितना मजबूत है। ये वो चीजें हैं जो स्टैंडर्ड HDI में ठीक से नहीं मापी जाती, पर ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इन पड़ोसियों की कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं? आखिर में ये पूरी तुलना हमें एक बहुत ही गहरे और विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि विकास का असली पैमाना क्या होना चाहिए? सिर्फ आर्थिक तरक्की या फिर मानवीय स्वतंत्रता भी?